एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो हिस्ट्री का बैच है मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए वो स्टार्ट हो गया है। उसकी पहली क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कल। और बाकी भी जो लोग अभी भी ये क्लास देख रहे हैं या ये उनकी पहली क्लास जो व्यू कर रहे हैं, तो जो भी आप किसी से शेयर करते हैं या फिर किसी और को भी ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे जो है बैच में एनरोल करने का लिंक एंड एवरीथिंग इज शेयर्ड। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन द गिवन नंबर। ओके, सो यू विल गेट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर एनरोलिंग इन दिस बैच। बाकी टेलीग्राम चैनल पे अदर देन दिस आल्सो, अदर देन द बैच थिंग, there are so many important notices and announcements made there regarding the exam, and you will get all the necessary information, so you can always join that. Other than that, this is the second class और मैंने modern history से start किया है. I'm Devanshi Kaushik and I will be teaching history. I'm the person who is responsible for teaching this course. And ये second class है. The topic is cultural awakening and social reform movements, जो कि हम सब जानते हैं 19th century में काफी सारे जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो हो रहे थे, है ना। बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए थे आगे, उन सबके क्या रीजंस हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो हम अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द सेकंड क्लास। हम लोग ऑलरेडी 3-4 स्कूल जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, और लाइक आर्य समाज भी डिस्कस, ब्रह्मो समाज भी डिस्कस, है ना, and some other reformers from Maharashtra or several places. Okay, we discussed that already. So उसके फर्दर हम आज चलने वाले हैं, और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है चैप्टर का वो आज कवर हो जाएगा। जो थोड़ा सा रहता है वो नेक्स्ट क्लास आई थिंक 20-22 मिनट्स 20 to 25 मिनट्स में वो भी कवर हो जाएगा। So then our topic will be over. All right, so let's start this, है ना। So okay, रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद, इनके नाम मतलब आपने सुने होंगे ऑफ कोर्स, है ना। वी आर लिसनिंग दीज नेम्स सिंस आवर चाइल्डहुड, बट एक डीप में पढ़ना, एक एंट्रेंस बेस के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें तो ऐसे सभी लोग जानते हैं, हम लोग बहुत कुछ पढ़ते भी हैं हर टॉपिक के बारे में, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि एंट्रेंस बेसिस के लिए पढ़ना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क. You have to be very particular about what are you reading and how are you reading and how factual you are being, and ऐसा ना हो कि you're missing the major points which were actually important और बाकी सब आप पढ़ लें। तो उसके लिए this is very important to, I mean it is very important to keep this in mind. Anyway, moving forward, रामकृष्ण was a part of दक्षिणेश्वरी। देखिए, जो रामकृष्ण परमहंस है वो उनके डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद स्टार्टेड द रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझिएगा कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं, he was a priest, और उनसे इंस्पायर होके स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, with its headquarter at बेलूर, ये देखिए नीचे लिखा गया। So that we'll discuss of course when we talk about स्वामी विवेकानंद। अभी solely इसलिए बस मैंने बता दिया बेसिकली कि आपको एकदम से ना लगे कि रामकृष्ण परमहंस कौन है। स्वामी विवेकानंद तो सब जानते हैं, but he was the basic guru, I mean he was the teacher whom Vivekananda followed. Okay, so he was a priest. Which temple? Dakshineshwar near Calcutta. ठीक है, against the onslaught of मतलब ये था कि उन्होंने जो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का एक ड्राइव चल रहा था, एक अर्ज चल रहा था लोगों में, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये बोला कि हम अपना जो सेल्वेशन है, जो हमारे को the ultimate truth, the ultimate divine से जो हम मिलेंगे, that can it is not through by totally by modernization and westernization. It can be through personal devotion. Okay, the true devotion, meditation and renunciation. Renunciation मतलब कि जो भी, मतलब मैंने कल भी बताया था कि like leaving few of the worldly pleasures and all the worldly attachments, तो उसका renounce करना. So that will be ultimate source and tool in order to attain salvation. Okay, you know. So he strongly believe in monotheism, that there is only one God. और उनको लगता था कि जो जितने भी names हैं अलग अलग, अल्लाह, हरि, राम, कृष्णा, ये सब सिमिलर गॉड के डिफरेंट नेम्स हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग गॉड्स हैं। This is there is only one God and we call him by different names. Okay, that is the theory. All right, and he did not denounce, हाँ मतलब there are, अभी हमने जो लास्ट क्लास में जो बहुत सारे मूवमेंट्स और बहुत सारे समाज और सब चीजों के बारे में पढ़ा था, उसमें बहुत लोगों ने जो है आइडल वर्शिप को डिनाउंस किया है। लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस थे
तो वो नहीं मानते थे कि एक आइडल वर्शिप को पूरी तरीके से हटाना है। उनको लगता था कि ये भी एक तरीका है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे जाने का, और ये जब आप पूजा करते हैं या आप वर्शिप करते हैं तो आपको जो है मूर्ति पूजन, आइडल वर्शिप, तो वो भी किया जा सकता है ना। बाकी ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा वो लोग रिचुअल और कस्टम में बहुत विश्वास रखते थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, एज पर हिम डिवोशन टू गॉड इज द अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन में, मतलब भगवान के प्रति आस्था, डिवोशन आस्था रखिए आप सच्चाई से, है ना, तो उसी से आपको भगवान मिलेंगे, ऐसे बोला जाता है। तो सिमिलरली this was the case here, that he said, you know, in order to get reach the ultimate truth, the God, the divine, so in order to do that you have to be true in your devotion towards himself. Okay, he believed that service sorry, he believed that service to the man is the सर्विस टू द गॉड। हाँ, मतलब इनका मेन, मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो आप याद ही रखिए कि जब विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस की हम लोग बात करेंगे तो उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी जो फिलॉसफी कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए, वो ये है कि वो मानते थे कि अगर आप ह्यूमन बींग्स को सर्व कर रहे हैं तो एक तरीके से आप गॉड को सर्व कर रहे हैं। तो उनका जो कहते हैं ना कि मतलब इंसानों की सेवा करना, इंसानियत को मानना ही जो है सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा बोला जाता है। द बेसिक मेजर रिलीजन शुड बी ह्यूमैनिटी, एंड देयर आर सो मेनी liberal people these days in Europe. I mean, the people, the so-called Gen Zs, quote unquote, they are calling themselves, you know, that we are basically atheists, but our religion is humanity. So you people must be aware, definitely more than me. I am I think 2-3 years ahead wala generation. Anyway, so okay. तो उसमें क्या है कि like service to the man is a service to the God. So humanity, humane attributes, these are the ways by which you can actually make your divine happy. You don't have to do अलग से व्रत है, no, अलग से pilgrimage पे जा रहे हैं और अलग से कुछ कुछ कर रहे हैं. Just that you should be helpful to others. You should be kind, and you should be you know, all the things, and compassionate about others. And you should help each other. So I mean, that's how it is. He founded Ramakrishna Mutt with a group of disciples. ठीक है, ये आप प्लीज इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, he founded the Ramakrishna Mutt with a group of, that's why I've written it in caps, और स्पेसिफिकली जो मैं कैप्स में लिखूं या मैं हाईलाइट करूं, तो उसको आप प्लीज बहुत अच्छे से, मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछिए। और उसके बाद वो जो नाम है, बहुत सारे नाम है, उसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूंगी, नामों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं, तो उनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। लाइक देयर इज नो इफ बट टू दैट। तो ना, एक ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स, डिसाइपल्स मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानते हैं, है ना, शिष्य गुरु शिष्य वाला जो होता है, दैट इज disciple with an objective to spread the message of Vedanta में बिलीव करते हो, you know, वेदांतिक philosophy, तो उसको ये लोग मानते थे। this point is not very important, but yeah, रामकृष्ण मठ, हाँ, ये इतना आपको पता होना चाहिए। Okay, moving forward about स्वामी विवेकानंद। Okay, yeah, तो स्वामी विवेकानंद जो है वो डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है, ये सबको पता है, अभी तक मैं काफी बार इसको बोल चुकी हूँ, वेरी रिपीटेटिव हो गया ये काफी। हाँ, और बाद में 1897 में ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो इसका जो ईयर है, प्लीज इसको याद रखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ, मैंने अपने क्वेश्चन वाले वीडियो में भी बोला है, जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, कि जो इन सब चीजों का जो डेट होता है, जो ईयर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, चाहे तो एक लिस्ट बना लें अलग से, कि जैसे ये जो मेरे नोट्स हैं, इनमें मतलब सारे जितने भी मैंने मिशंस के, जितने मैंने मूवमेंट्स के, समाज के, सदन के, जिनके भी नाम मैंने लिखे हैं, उनके साइड में या तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना लीजिए, या फिर सिंपली लिख लीजिए कि अलग से उसको तो आपको अलग से रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसे मैचिंग में काफी आ जाता है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, सो बेलूर के हेडक्वार्टर्स थे टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क, मतलब कि सोसाइटी की सेवा करना था, यू नो, सर्विस टू द मैन इज अ सर्विस टू द गॉड। ओके, तो वही चीज जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है बाय हिम, बिकॉज़ ही वाज अ डिसाइपल, कि जो हम सोशल वर्क कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो हमारे वो हमें सेल्वेशन देगा, वो दैट इज बेसिकली यू मेकिंग द गॉड हैप्पी। सो उन्होंने वही किया, मतलब जो मिशन है वो इन्फेसिस करता था किस पे, सोशल गुड, ऑफ कोर्स सोशल सर्विस, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, अलोंग विद पर्सनल सेल्वेशन। ठीक है, देन एन एलिमेंट ऑफ डिविनिटी अलग से, कि हाँ ये वर्किंग फॉर, बट
servicing the humanities, like servicing, you're actually working for your own salvation. That is what is meant. The mission है carried on social service by opening just a minute, schools खोले उन्होंने, libraries खोली, dispensaries खोली, hospitals खोले, है ना, orphanages खोले, तो उससे क्या है कि लोगों को हेल्प मिल जा सके। होता है ना कि मतलब अभी भी आप लोग कई जगह देखते होंगे, हालांकि लिखा होता है चैरिटेबल डिस्पेंसरी, बट वो लोग भी 1500 रुपीज ले लेते हैं। एनीवे, या सो ये जो schools, libraries, orphanages, dispensaries, इस तरह की चीजें खोली हैं, you know, to help the people, social service करने के लिए। इतना आपको अब तक समझ में आ गया होगा। So मेजरली जो आपको दिख रहा होगा इसमें, जो मैंने अब तक पढ़ाया है इनके बारे में, वो यही है कि जो सोशल सर्विस है उसको इन्होंने फोकस किया है ना, और इन्होंने मोनोथिज्म में किया है। तो ये दो मेन चीजें जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, बट स्टिल आप इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा और इसका ईयर जरूर याद रखिएगा। ओके, डिसमिनेटेड द मैसेज ऑफ हिज गुरु, इन्होंने ये भी एक था, मतलब रामकृष्ण मिशन का एक जो क्या बोलते उसको एम था, ठीक है, कि अपना जो गुरु का उनके मैसेज है, जो उनका जो कहना चाहते हैं, या उनकी जो टीचिंग्स है उनको स्प्रेड करना, डिसमिनेट करना, और उसको थ्योराइज करना, है ना, तो थ्योरेटाइज करके एज पर द नीड्स ऑफ द कंटेम्पररी पोएट, जो करंट नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसको बताना। या सो कंसिडर विच या कंसिडर्ड वेदांता एज द फुली रेशनल सिस्टम। मैंने ऑलरेडी बताया कि उनका जो है जिस फिलॉसफी को लोग मानते थे वो थी वेदांता, ठीक है। उनका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था, मैं आपको बता चुकी हूँ। कास्ट सिस्टम को वो नहीं मानते, ऑफ कोर्स जो थोड़े ऑब्वियसली वो सोशल सर्विस करे, तो सोशल इविल्स जो कोट एंड कोट सोसाइटी के थे उस टाइम पे, तो उनको तो वो अपोज करेंगे ही करेंगे, है ना। सो कंसिडर्ड वेदांता एज अ रेशनल सिस्टम, कंडेम कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बोलते थे वो, जो भी सुपरस्टिशंस हो गए, रिचुअल्स हो गए, मैजिक और इस सब में जो लोग बिलीव करते थे, जो भी मतलब ये सारी सुपरस्टिशन ही बोला जाएगा, ये सब जो है, तो इनमें वो विश्वास नहीं रखते थे, इनके अगेंस्ट बात करता था जो है रामकृष्ण मिशन। और इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्री थिंकिंग के बारे में भी वो प्रमोट करता था, ठीक है। नोन फॉर द स्पीच, हाँ, आई मीन दिस स्वामी विवेकानंद इज आल्सो नोन, ये बहुत लोगों को पता भी होगा। ही इज नोन फॉर द स्पीच ही गेव एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो कब हुआ था 1893 में, कहाँ हुआ था, शिकागो में। इसको अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। और एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक एम्फसाइज आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्री थिंकिंग। ओके, सो आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर हियर। इनफ ऑफ डिस्कशन अबाउट दीस टू पीपल, और मेरे मतलब लेक्चर के बाद ही आपको याद हो गया होगा प्रोबेबली। थियोसॉफिकल सोसाइटी, नेक्स्ट वन। ओके, सो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लोग थे, बेसिकली इट कंसिस्टेड ऑफ द वेस्टर्नर्स। होता है ना, कुछ वेस्टर्नर्स थे जो इंडिया के कल्चर से, इंडिया के पास से, है ना, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और उनको बहुत ज्यादा दे बिलीव्ड इन दे बिलीव दैट इट वाज अ ग्लोरियस पास्ट, एंड इट नीड्स टू बी रिवाइव्ड, एंड go back to the past glory of religion, purity of religion, kind of. And everything about the past is glorious, and everything about the past is to be proud of, and everything about the past needs to be revived. Okay, but ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ social evils के लोग अगेंस्ट भी बोलते थे, लेकिन मोस्टली दिस वाज अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स मेनली, जो मानते थे, जो बिलीव करते थे कि जो हमारा जो सिविलाइजेशन, जो इंडियंस का जो पास्ट है, इट इज वेरी ग्लोरियस, और वो उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते थे, एंड tried to revive it in some way or other, है ना। Founded by Madam H.P. Blavatsky and M.S. Olcott in 1875. Very important point, किसने किया? Madam H.P. Blavatsky, M.S. Olcott, कब? 1875 में। Okay, consisted of Western people, already मैंने आपको बताया है, who were attracted and influenced by the Indian thought and culture, है ना। इंडियन थॉट और कल्चर से जो इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे, कि उनको लगता था कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, और इसमें हमें प्राइड की फीलिंग लेनी चाहिए, और बहुत ग्लोरियस है, और काफी उससे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, तो वो लोग थे ये, है ना। तो दे बिलीव इन द रीइंकार्नेशन एंड कर्मा, कर्मा की थ्योरी, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली चीज, बिलीवर ऑफ कर्मा। इवन in modern day today we are also still the believer of karmas, many people are, है ना।
और रीइनकार्नेशन कि भाई अवतार वाला जो चीज होती है ना, भाई एवरीबॉडी टेक इनकार्नेशंस होती है, तो उसमें वो बिलीव करते थे। सॉरी। बेस देयर बिलीफ ऑन द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, संख्या, योगा एंड वेदांता। ये इंपॉर्टेंट है। उपनिषद, संख्या, योगा एंड वेदांता अपनी फिलोसफी को, मतलब ये जो 4 आइडियल्स हैं इन पे उन्होंने बेस किया है। ठीक है। ऑब्वियसली जब वो ट्रेडिशनल में, पास्ट में, सब में बहुत ज्यादा ग्लोरी लेते थे, तो डेफिनेटली वो जो पास्ट फिलोसफी रही है एंशिएंट टाइम की, उनको वो रिवाइव करेंगे ही करेंगे, है ना। ट्रेडिशनलिस्ट थे and took pride in the age old glory of Indian customs, rituals, values. I already told you this. ठीक है। लेकिन हाँ, they were working for the benefit of humanity. ठीक है। जो मतलब कि भाई सोशल सर्विस काइंड ऑफ तो करते थे, और चाहते थे कि किसी भी कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन गलत है, इसके अगेंस्ट में वो बोलते थे। एनी बेसेंट को इसका प्रेसिडेंट चुना गया था 1907 में, जब वॉलकॉट की डेथ हो गई। ठीक है। ये इसने मतलब, लेकिन ये जो पूरा था थियोसॉफिकल सोसाइटी की, भाई जो बेसिकली द कोलोनाइजर्स पीपल, मतलब द पीपल फ्रॉम द कोलोनाइजर, जिन्होंने इंडिया पे राज कर रहे हैं, जो उनकी तरफ के लोग इंडिया के कल्चर से, पुराने कस्टम से जो है इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो ये अलग ही ज़ील भर दे रहा था इंडियंस के अंदर कि भाई देयर इज समथिंग अबाउट अस व्हिच इज इन्फ्लुएंशियल। तो it somewhere gave them strength to fight the colonial rule, but no doubt इतना ज्यादा जो ओवरटली ग्लोरीफाइड इन लोगों ने इसको किया है, उसकी वजह से कुछ कस्टम्स और जो रिचुअल्स हैं उनके, मतलब दे प्रिवेल्ड बिकॉज ऑफ सच एक्टिविटीज। ओके। इन द नेम ऑफ रिवाइवल ऑफ रिलीजन, एज आई हैव रिटन। एनी बेसेंट ओपन सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस इन 1898। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में जैसे कि अब भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में घोषित किया गया। Sorry, due to the support of Madan Mohan Malviya. So the last point is very important. Please remember it, and the year when she opened this college and when it was named as Banaras Hindu University. इसका year भी really important. अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग, बहुत लोग जानते होंगे ऑलरेडी, और इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है। ठीक है। अलग से नहीं लिखा है, जैसे राजा राम मोहन रॉय और मैंने दयानंद सरस्वती के बारे में लास्ट क्लास में अलग से ही एक कॉलम बनाया था, तो वो मैंने प्रोबेबली इसमें नहीं बनाया है शायद। सो एनीवे, बट आई होप, लेट मी सी, वेट, है ओके फाइन। सो वील रीड अबाउट हिम अलग से, और ये अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, अलीगढ़ मूवमेंट। इट वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, ये सब लोग को पता होगा ऑफ कोर्स। ठीक है। और किस लिए, कि वो चाहते थे कि भाई ये जो लड़ाई वड़ाई है, ये जो उसमें लगे रहे हैं, इसमें मत लगिए, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा साइंटिफिक वैल्यूज को, साइंटिफिक जेस्चर अपने अंदर लाइए, और है ना, और जो यूनिटी है उस पर उन्होंने वर्क किया है मेनली। मतलब मैं आपको मेजर बता रही हूँ विदाउट रीडिंग द नोट्स right now, telling you the basics ki Hindu Muslim unity, promotion of Western education by creating of course a balance between Quran and the scientific learning. So उसमें भी उन्होंने एक बैलेंस किया, ऐसा नहीं है like he considered Quran as a supreme authority, a supreme, but he also promoted Western values and Western education in the for the Indian Muslims, so to uplift them from their current social condition, which was very deteriorated, and so that they can get employed, they can be educated, and their overall social scenario can be improved. I hope you understood it. तो मतलब थोड़ा सा, since I am asked to keep it bilingual, थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देती हूँ कि ये जो शिक्षा के लिए जो मुस्लिम्स थे, जो भारत में जो मुस्लिम लोग थे, उनकी शिक्षा के लिए कि जिस तरीके से ना उनको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से उनको पढ़ाया जाए, और ये जो लड़ाई वड़ाई में वो लोग लगे हुए हैं आपस में, जो दो कम्युनिटी है ना, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो लड़ रहे हैं, उनके बारे में जो टसल्स हो रहे हैं उनके बीच में, तो वो ना हो, उसमें लगने की जगह वो अपने जो है रोजगार लेने पे ज्यादा काम करें,
और अपना जो है और वो किस तरीके से आएगा, रोजगार कब आएगा, जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप कुछ अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब अपने ऊपर काम करेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे, तो उस वजह से उनको जो है उन्होंने एडुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम किया, उनको वैज्ञानिक शिक्षा, उनको वैज्ञानिक तरीके से उनको पढ़ाया। तो वो सैयद अहमद खान ने किया है। और इसके अलावा भी उन्होंने कॉलेज भी खोले हैं, है ना, इसी चीज के लिए। लेकिन फिर भी वो कुरान जो है ना, उनका जो ग्रंथ, तो उसको वो सबसे ज्यादा पायस मानते थे, सबसे ज्यादा जो है उनको लगता था कि वही है जो सबसे ऊपर, उसी को रखा जाए जो कुरान में है। लेकिन एक बैलेंस बनाया जाए दोनों के बीच में, कि कुछ चीजें हैं जिनको री इंटरप्रेट भी किया जा सकता है, कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सोच समझ के भी विचार करके किया जा सकता है कि ये ठीक है ना। तो ओपन टू डिस्कशन उन्होंने रखा। यही जो एक्चुअली मैंने बोला है, यही इसमें लिखा है, फिर मैं एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है। सैयद अहमद खान ने फाउंडर थे इनके, जिन्होंने ट्राई करा मॉडर्नाइज करने का मुस्लिम्स को, क्या इंट्रोड्यूस करके साइंटिफिक एंड रेशनल थॉट्स, ठीक है। उन्होंने उनको अर्ज किया, उनसे कहा कि भाई आप लोगों को जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, है ना। उन्होंने स्कूल्स खोले इन साइंटिफिक सोसाइटी, कब 1864 में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड प्रमोटेड सच आइडियाज थ्रू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन एट अलीगढ़ इन 1875। इसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया 1920 में, कौन से एक्ट के थ्रू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू। तो ये कब, 1920 में, और ये सेटअप कब की गई, जो पुराने नाम के साथ 1875 में, किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। आगे क्या इनका था, अलीगढ़ मूवमेंट का मेन एम था एक रिकंसिलिएशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज विद द इस्लामिक टीचिंग्स, एज आई सेड, दिस टीचिंग्स, yeah, with Islamic teachings and spreading them through education was one motive of the movement। मतलब कि भाई जो इस्लामिक, मैंने बताया ना कि एक बैलेंस बनाना है ना, कि थोड़ा सा ये है कि बिल्कुल ही ऐसे भी मत कर दीजिए कि बिल्कुल ही गलत है जो कुरान में है, और ऐसे भी मत कर दीजिए कि भाई जो कुरान में है उस पर इतना आप स्टिक हो जाए, इतने आप रिजिड हो जाए कि आप इतनी दृढ़ता से उसको फॉलो करने लग जाए, मानने लग जाए, कि आप जो सच्चाई है, जो थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से जो आपको शिक्षा मिलती है तरीके से, तो वो आप उसको ठुकरा दें, तो वो ना हो। तो उसके लिए उन्होंने काम किया, ये मतलब ये मूवमेंट का ये मोटिव था, है ना। और एजुकेशन को स्प्रेड करना, साइंटिफिक एजुकेशन, वो दूसरा मोटिव था। थोड़े सोशल रिफॉर्म्स लाना और उनकी सोशल कंडीशन को अपलिफ्ट करना। उन्होंने पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, पॉलीगैमी, कीपिंग मोर देन वन वाइफ, एंड ही टेक स्टेप्स टू इंप्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन थ्रू वुमेन्स एजुकेशन, है ना। औरतों की शिक्षा पे भी उन्होंने ध्यान दिया, और जो विधवा और औरतें थी उनकी भी जो है दोबारा से शादी हो, इसके लिए भी उन्होंने काफी काम किया है, encouraging widow remarriage, all right। So this was about the Aligarh movement. Now we'll read about Sayyid Ahmad Khan as a person, which won't create a much difference from this, but we should read some more facts about him. So it's very important when it comes to, some figures are very important when we are reading this topic, cultural awakening, है ना। कुछ लोग हैं जो बहुत जो है जरूरी है पढ़ना, जिनके बारे में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है रिफॉर्म मूवमेंट्स में। तो जैसे सर सैयद अहमद खान जो है उनमें से एक है। उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करा था रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे, और वो जुडिशरी में काम करते थे, वाज यू नो, एंड ट्राई टू सीक अ बैलेंस बिटवीन साइंटिफिक लर्निंग एंड कुरान, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रेशनैलिटी उन्होंने प्रमोट करी, एजुकेशन उन्होंने प्रमोट करी, लेकिन मानते थे कि कुरान जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। पॉलीगैमी को अपोज करा है, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करा है, पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट बोला है, इजी डाइवोर्स विमेन जो था, मतलब कि भाई आसानी से ही तलाक दीजिए, तो उसके अगेंस्ट भी उन्होंने बोला है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी उन्होंने काम किया है। अब जो इनके आइडियाज थे, ये जो सारे आइडियाज हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि भाई ये ऐसा करने थे, पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट बोलते थे एंड ऑल दैट, सो दिस वाज ऑल इंक्लूडेड एंड कंपाइल्ड इनटू, एंड इट वाज कॉल्ड तहजीबुल अखलाक। Okay, so remember this, it was called Tehzeebul Akhlaq, oppose the system of slavery। okay, उनका एक वर्क है कमेंट्रीज ऑन द कुरान, ओके, जो कि क्रिटिसाइज करता है
ट्रेडिशनल रिजिड थिंकिंग को, लाइक एक कट्टरवाद अपना के आप एक एक्सट्रीमिज्म के साथ अगर आप बिल्कुल यही कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्चर में है वही सही है, उसको आप करंट नीड्स के अकॉर्डिंग रिफॉर्म नॉट रिवाइव नहीं करते हैं, तो वो गलत है। और जो है साइंटिफिक और रेशनल तरीके से सोचा जाए तो थोड़े बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं। ओके, so this was about, but please remember the name of his work and what does it consisted of, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, अब ये जो है जो मुस्लिम रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हैं मेनली, हम उन पे आ गए हैं ऑलरेडी। अलीगढ़ मूवमेंट हमने जैसे कि पढ़ा है, और तीन है, वहाबी, अहमदिया, देवबंद मूवमेंट, तो अब उनके बारे में पढ़ेंगे, तीनों के बारे में। ऑलराइट, इसका मेन मोटिव था रिवाइवल ऑफ इस्लाम टू इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, है ना। वहाबी मूवमेंट का जो मेन मोटिव है वो है कि भाई अब जो होता है ना कि मतलब वहाबी थोड़ा सा बोलेंगे कि they were a little extremist and they were a little rigid about their beliefs and they were thinking कि जो इस्लाम है उसके अंदर बहुत सारे जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस की वजह से बहुत इम्प्योर हो गया है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन है उसमें हमें वापस जाना पड़ेगा और इन सबको हटाना पड़ेगा, ये सारी अन इस्लामिक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से जो प्रैक्टिस इंक्लूड हुई है। तो वहाबी मूवमेंट का जो मोटिव था वो यही था, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। उन्होंने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करा, कब करा, 1820 में करा। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं चारों पांच। शाह वलीउल्लाह से इंस्पायर्ड थे, उनके बेटे अब्दुल अजीज से इंस्पायर्ड थे, और अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया। ये चारों नाम तो बिल्कुल अच्छे से आप याद रखिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि फाउंडर कौन था और किस ईयर में, है ना। लेकिन उन्होंने क्या भी करा, हार्मनी, जो चार स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है मुस्लिम्स के, मलिकी, हनफी, है ना, शफाई, तो और एंड दिस वन मोर, सो उनमें जो है एक हार्मनी, एक यूनिटी बनाने के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने इश्यूज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ मतलब कि भाई जो कुरान और हदीस का जो इंटरप्रिटेशन, इसके बारे में काफी बात भी हुई है कि लाइक जो कुरान और हदीस का जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत बार कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कि सपोज मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ, मैं कुछ और बोलूंगी, और आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप कुछ और बोलेंगे, तो किसकी बात मानी जाए। हो सकता है दोनों की बात वैलिड लग रही है, हम दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि भैया आप मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, मैं आपसे ज्यादा, तब क्या करा जाए। तो उसमें जो है, या फिर ये भी होता है कभी कभी कि ऐसा माना जाता है कि भाई प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा माना जाए कि नहीं माना जाए, तो उस टाइम पे जो इंडिविजुअल कंसाइंस है, मेरे अंदर जो दिमाग है, मेरे को पता है, मेरा जमीर है, उससे मुझे मैं बता सकती हूँ ये चीज सही है या नहीं है। कहते हैं ना मेरा जमीर जवाब देगा, आप खुद से पूछ के देखिए एक बार। तो उस तरीके से उन्होंने उसका इंडिविजुअल कॉन्साइंस का जो रोल है वो चाहते थे कि जब एक इंटरप्रिटेशन करने में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, तो जो कंसाइंस का रोल है दैट इज इम्पोर्टेंट, तो आप इसको याद रखिएगा, फोकस ऑन इंडिविजुअल कंसाइंस। ठीक है, बट मेन मूवमेंट में ऑब्वियसली मैं आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ ना, आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, लेकिन लीडर्स के नाम, मेन मोटिव और ईयर, या इनके चलते कोई एक्ट पास हुआ है, इन मूवमेंट का क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स की वजह से विडोली मैरिज आता है, ब्रह्मो समाज में सती का एबॉलिशन, राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स, तो किससे क्या, उसका क्या कंक्लूजन निकला है, उससे कुछ हुआ है, कुछ चेंज आया है। तो एक तो आप ये जरूर याद रखेंगे, उसका ईयर जरूर आप याद रखेंगे, लीडर्स के नाम आप जरूर याद रखेंगे, और एक उसका मेन मोटिव आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि वो दैट इज टोटली बेस्ड, मैंने तो इसमें बहुत क्रक्स लिखा है, इन नोट्स में बहुत क्रक्स लिखा है मैंने, बिल्कुल ही रिफाइन करके, जो होता है ना कि इससे ज्यादा आप कुछ काट नहीं सकते, तो इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दे वांटेड टू कन्वर्ट, उनको लगता था कि ये जो है दरुल हर्ब यानी कि लैंड ऑफ इन्फिडल्स में चेंज हो गया है, इन्फिडल्स मतलब द वन हु बिट्रे, ओके, और इसको फिर से दरुल इस्लाम यानी कि लैंड ऑफ इस्लाम में हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में उनके जो टारगेट थे वो 6 थे, बट बाद में जो है जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को एनेक्स कर लिया 1849 में, तो दे टारगेटेड द ब्रिटिशर्स। Ahmadiyya movement, okay, this was a reformist movement, not a revivalist. I hope मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट के बीच में डिफरेंस बताया था, और मैं दोबारा भी बताती आई हूँ, जो थ्रू आउट हमने ये चैप्टर अनकवर किया है। सो आई होप यू नो, है ना। सो इफ यू डोंट नो, प्लीज, आई मीन आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, बिकॉज़ we have to just complete this within the next class. So
not explaining it again, but you can definitely go to my first lecture, वहाँ शुरू में मैंने दोनों टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं। अहमदिया मूवमेंट जो है किसने फाउंड किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में। कहाँ पे? पंजाब में। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा। मेजरली इंपॉर्टेंट, मैंने इस पे क्वेश्चन देखे हैं। प्लीज आप ये छोटे छोटे वाले मूवमेंट भी इग्नोर मत करिएगा, आप ही का फायदा है। गलत कर देंगे तो -1 हो जाएगा, सही कर देंगे तो पता है कि लाइक आई थिंक +5 or +4, whatever you be getting, think about it and learn। मिर्जा गुलाम अहमद फाउंडर, कब? 1889। कहाँ? पंजाब। वो क्या करते थे? वही जो मतलब कि भाई इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, वही एक धर्म है जो हमें फॉलो करना चाहिए। ह्यूमैनिटी इज अ यूनिवर्सल रिलीजन, ठीक है। उन्होंने ब्रह्मो समाज को इस चीज से फॉलो करा, बिकॉज़ ब्रह्मो समाज आल्सो बिलीव दैट देयर इज अ यूनिवर्सल रिलीजन, देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल रिलीजन एंड दैट इज ह्यूमैनिटी। और उन्होंने जो थोड़ा बहुत कट्टरवाद इस्लाम में क्रेप्ट हो गया था बाद में, तो उसको भी उन्होंने इवन अपोज किया। जिहाद को उन्होंने अपोज किया एंड कंसीडर्ड इटसेल्फ द बियर ऑफ मोहम्मदन रेनेसां, ओके। और उन्होंने एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को भी स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। और उन्होंने लिबरलिज्म, हाँ, दे इंट्रोड्यूस लिबरलिज्म इन इस्लाम। You know, we can be liberal, we can be a little flexible, we can interpret things the other way। हम थोड़े से inflexible भी हो सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। वही जो चीज मैं भी आपको बता रही थी कि मतलब इंटरप्रिटेशन में लाइक कॉन्ट्रडिक्शन अगर आ रहा है तो आप अपनी कंसाइंस को यूज कर सकते हैं। The concept of aql is also there in Islamic jurisprudence, if people don't know, where we have to apply our own knowledge, our own of the capacity of human mind to differentiate between right and wrong. So that is basically conscience only. All right. Just a second. Yeah, I'm so sorry. ओके, तो ये था अहमदिया मूवमेंट, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। यूनिवर्सल रिलीजन ह्यूमैनिटी किसने स्टार्ट किया था? मिर्जा गुलाम अहमद में 1889 में पंजाब में। उनका जो है मुझे लगता था ह्यूमैनिटी जो है दैट इज द बेस्ट रिलीजन, है ना। उन्होंने जिहाद को अपोज करा एंड कंसीडर्ड देमसेल्व्स द बियरर ऑफ मोहम्मदन रेनेसां। लिबरलिज्म प्रमोट करा, वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करी। देवबंद स्कूल, देवबंद स्कूल जो है अगेन आई थिंक इट वाज रिवाइवलिस्ट। देवबंद स्कूल मूवमेंट, आई मीन देवबंद मूवमेंट स्टार्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ कासिम ननोतवी, ठीक है, कासिम ननोतवी एंड राशिद गंगोही एट सहारनपुर, कब? 1866 में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके लीडर्स कौन थे? कासिम ननोतवी, राशिद गंगोही। कहाँ? सहारनपुर में, और 1866 में। wanted to bring purity back in Islam by blindly and rigidly following Quran and Hadith। मतलब उन्होंने बोला कि भाई जो है प्योरिटी वापस तभी आएगी जब आप बिल्कुल रिजिडली आप कुरान को और हदीस को फॉलो करेंगे, है ना। उन्होंने स्पिरिट ऑफ जिहाद को सपोर्ट किया, लेकिन कॉलोनियल रूलर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, देयर इज अ वॉर ऑफ रिलीजन। भाई दे आर ऑफ कोर्स पीपल माइट बी नोइंग दैट क्रिश्चियन मिशनरीज, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि they were doing all these activities, no, making the conversions, tribals वगैरह को प्रमोट करके उनकी हेल्प करके they were getting them converted to Christianity। so उसके भी अगेंस्ट में, तो उस तरीके से उन्होंने एक तरीके से इसको एक जिहाद समझा के लेके, वॉर ऑफ रिलीजन against the colonial rulers, not against their own countrymen, okay। तो क्लोजली फॉलोड बाय द ऑर्थोडॉक्स, ऑफ कोर्स। जब ये थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं, ये जो स्कूल है, ये मूवमेंट थोड़ा ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट है, थोड़ा रिजिड मूवमेंट है। सो उलेमा, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ उलेमा डेफिनेटली इसको क्लोजली फॉलो करेगा, ठीक है। हाँ, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को तो वेलकम करा कि भाई हमारा कॉमन एनिमी है ब्रिटिशर्स, लेकिन उन्होंने सैयद अहमद खान के जो बहुत ज्यादा लिबरल आइडियाज उनको लगे, मतलब ये तो बहुत अन इस्लामिक उनको लगा, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने एक फतवा भी जारी किया था, ठीक है। ये क्या है? उनकी ऑर्गेनाइज इशूड अ फतवा अगेंस्ट सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन। कब करा था? 1888 में। आप याद रखेंगे उन्होंने मॉरल और रिलीजियस रिजुविनेशन, हाँ, मतलब जैसे कि जो सैयद अहमद खान है, उन्होंने जो है वो इन अ सेंस की साइंटिफिक रिजुविनेशन, थोड़ा सा रेशनलिस्ट रिजुविनेशन पे काम किया है,
इस तरीके से इन लोगों को लगता था कि मॉरल और रिलीजियस रिजुवेनेशन बहुत जरूरी है मुस्लिम्स का, वो जो है वो इम्प्योर हो गया है हमारा जो रिलीजन है, तो उसको रिजुवेनेट करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज पारसी मूवमेंट, रहनुमाई मजदयासनन सभा। Okay, so it was a revivalist organization set up in 1851. Typo है. Okay, so it was a typing error. Okay, revivalist organization set up in 1851. Okay, tries to regenerate the social conditions of the Parsis, to restore the हाँ मतलब मैंने बताया ऑलरेडी कि पारसीज का जो है था मूवमेंट कि भाई जो उनका ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन है उसको दोबारा से उसकी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिटी पे लाया जाए, दोबारा से उसको रिवाइव किया जाए, और जो पारसीज की सोशल कंडीशन है उनको भी इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इट वाज कंपोज्ड ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड पारसीज, उन सबके नाम है यहाँ देखिए, नावरोजी फुरदोंजी, दादाबाई नावरोजी, के.आर. कामा, एनएसएस बंगाली। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि आ जाता है ये भाई ये कौन सा इंसान कौन सी जगह से, अब सपोज नाम लिखे आ जाए, है ना, सपोज लिखा है कासिम ननोतवी एंड के.आर. कामा, राजा राम मोहन रॉय एंड सर सैयद अहमद खान, और उनके आगे मूवमेंट्स के नाम हो, तो आपको मैच करना होता है कभी कभी कौन सा इंसान कौन से, और जरूरी नहीं है कि ब्रह्मो समाज से सिर्फ राजा राम मोहन रॉय का नाम हो, केशव चंद्र सेन भी आ सकता है ना। इसी तरीके से जो है शाह वलीउल्लाह भी आ सकता है, जरूरी नहीं है, वहां भी मूवमेंट से सबसे उसके अहमद जो है सैयद अहमद जो रायबरेली से जो फाउंडर है उन्हीं का नाम है, शाह वलीउल्लाह भी आ सकता है। All right, so you need to remember the names of the leaders of these movements very nicely. अब जो है इन्होंने अपने जो भी सोशल रिफॉर्म टाइप के आइडियाज थे वो कैसे प्रमोट करे थे, उनकी जो है इसे वीकली से रश गुफ्तार नाम था उसका, इसको आप याद रखेंगे, और उसने क्या डिसोमिनेट करा था रिफॉर्मिस्ट आइडियाज, जैसे कि रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम, मैरिज की एज को बढ़ाना, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना। ओके, सो नॉट वेरी हार्ड, थोड़ा छोटा छोटा मूवमेंट है ये, एक दो, इसके मतलब बाद तो बहुत थोड़े से रह गए। Right. Next is a Seva Sadan. Okay. Founded by a Parsi reformer, social reformer, Behram Ji M. Malabari, बाद में आपने सुना होगा 1885। तो किसने who founded? Behram Ji M. Malabari। कब किया? 1885 किया। नाम क्या है? सेवा सदन। पारसी सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने और भी ज्यादा चीजों के लिए काम करा, एजुकेशन के लिए, विमेन के लिए, काफी ही हैज वर्कड ऑलरेडी। लेकिन इसका जो सेवा सदन का मेन मोटिव था कि भाई जो एक्सप्लॉइटेड, देयर आर सो मेनी विमेन, इवन forget about the late 19th century, even in this 21st century women are exploited, they're discarded by the society, हमेशा जो है women are blamed for so many things, still like you know widows are expected to lead a simple life where they cannot wear something or the other, and or, you know, otherwise they are condemned, they are you know hated, and you know, so in the society they are not acceptable, women are not acceptable, revolutionary women are not acceptable even today, and women are blamed for one thing or the other, you know. So similar way there were so many women then back then, जो अब ऐसा है तब कैसा होगा, you can obviously always imagine that, वैसे I don't want to imagine that, that is very depressing. Anyway, coming back to the सेवा सदन, ये जो है विमेन जो है इनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है था, उनको जो और सोसाइटी उनको मतलब होता है ना निकाल देती है कि भाई नहीं, वी आर नॉट कीपिंग हर, बिल्कुल, तो उन उस तरीके की जो औरतें होती थी उनको जो आसरा देते थे वो देता था, वो था सेवा सदन, है ना। तो सेवा सदन वर्क फॉर दैट, जैसे कि लाइक एजुकेशन उनको दे दिया, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट दे दिया, उनका ध्यान रखा, टेकिंग केयर ऑफ सच वुमेन, उन औरतों का, उनको थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज का उनकी ध्यान रखा गया, वो सेवा सदन करता था। इसमें एक और लीडर का नाम है दयाराम विमल, so he was also a crucial part of the Sadan, ठीक है, तो he also associated with this one. Next is the Singh Sabha movement, founded in Amritsar in 1873 by Sanatani Sikhs, ठीक है, कब अमृतसर, कहाँ अमृतसर में, कब 1873 में, by Sanatani Sikhs। इनका जो क्या है
काउंटर कर रहे थे, ये मेनली जो है मूवमेंट था, ये काउंटर कर रहा था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी वो प्रोसेलिटाइजिंग एक्टिविटीज कर रहे थे, जो कन्वर्जन के लिए जो काम कर रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने इसको सिख सभा मूवमेंट को चलाया था। ठीक है, तो उन्होंने सिख कम्युनिटी को भी थोड़ा और रिफॉर्म करने की कोशिश करी कि जैसे आप मतलब सिक्स को स्पेसिफिकली एडुकेट करने के लिए, लाइक उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करी, और उन्होंने दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल्स। इनके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। आई थिंक दैट देयर आर कपल ऑफ खालसा schools. Even in Delhi University, there is a Khalsa college. Schools across Punjab. Next is the Akali movement. Singh Sabha, this was it about Singh Sabha movement, not a very widespread movement. इसके बाद वाला है important Akali movement. Yeah. So the Akali movement, इसका जो aim था वो ये था कि जो गुरुद्वारास है ना, तो वो लोग क्या है, वो उदासी महंत के अंदर थे। पहले महंत होते हैं ना, महंत, I think most of you might be knowing the upper caste Brahmins, of course, almost similar to the Pandits, okay, the priestly class एक तरीके से आप मान सकते हैं, एक तरीके की, है ना, महंत। बोलते ना महंत जी कहाँ हैं, who are the owners of a particular ashrams. There are so many ashrams where so many saints and priests live, who actually renounce the world, तो वो रहने लग जाते हैं वहां जाकर। तो उनको जो उसका भी एक दैट उसका भी एक पूरा सिस्टम होता है, हायरार्की होती है, और उसमें भी देयर इज समबडी जो सबसे ऊपर होता है, जो सारे डिसीजन लेता है कि कब जो है क्या बोलते हैं इसको, eating together, collective eating, that's a part of that is in Hinduism and some sects of Vaishnavas, it's called bhandaras and everything. So that is what I was saying actually. Was explaining about महंत। तो उनको जो वो करते हैं, उनको हेड करते हैं इन सब चीजों को, जो आश्रम उसको हेड करते हैं, वो महंत होते हैं। ओके, and they are like, they live in a typical Brahminical priestly wala way. They keep a pony and they keep their heads shaved otherwise and all that. So this happens. हाँ, तो वो जो महंत थे, उदासी महंत के हाथ में जो उनका कंट्रोल था गुरुद्वारा का, तो उनके हाथ में हुआ करता था। तो जो सिक्स थे, उनको लगा कि भाई नहीं, इनके हाथ में हमारा कंट्रोल क्यों है हमारे गुरुद्वारा का, तो इट शुड बी अंडर आवर कंट्रोल। सो दे प्रोटेस्टेड फॉर दैट, है ना। और ये जो महंत थे, वो करप्टेड एंड पावरफुल, और वो जो पावर एंजॉय करते थे बिकॉज दैट पावर वाज सैंक्शन्ड बाय द ब्रिटिशर्स। उनको जो है ये पावर ब्रिटिशर्स ने दी थी, तो वो एंजॉय करते थे उसको, और करप्ट थे थोड़े। तो सिक्स बेसिकली वांटेड कि हमारा कंट्रोल हमें दो, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हमारा कंट्रोल हमें। तो एक सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट करा था, दैट वाज नॉन कोऑपरेटिव। वही मतलब कि इट वाज नॉन वायलेंट, और बहुत ही साधारण सीधे तरीके से उन्होंने बोला कि भाई हमें चाहिए, अदरवाइज दे स्टार्टेड अ सत्याग्रह 1921 में। ये आप याद रखेंगे, पीसफुल था, नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेटिव लिखा है इसमें, जिसकी वजह से सिंह गुरुद्वारा एक्ट पास किया गया। कब? 1922 में। Here it is written 1922 में, that finally gave the control of Gurudwaras to the Sikhs. सिक्स को गुरुद्वारा का कंट्रोल मिल गया था। 1922 में ये एक्ट पास किया गया था। मैंने बोला था आपको कि आपको याद रखना है कि किस मूवमेंट की वजह से कौन सा एक्ट पास हुआ और कौन सी ईयर में हुआ, तो आप याद रखेंगे। सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, जो अकाली मूवमेंट कहा गया जिसे, 1921 में। एक्ट कब पास हुआ, 1922 में। मोटिव क्या था कि उदासी महंत के जो है कंट्रोल से गुरुद्वारा को लिबरेट करना, और हो गए थे, ये आउटकम उसका निकला था। अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई, और उसको रिस्पॉन्सिबल किया गया कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हैं जो गुरुद्वारा हैं इनको मैनेज करने के लिए। ये मूवमेंट जो था, इट आल्सो प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ द सिख्स, और इसकी कुछ बहुत सारे लीडर्स ने नेशनल स्ट्रगल में पार्ट भी लिया था। इट वाज गोइंग ऑन the non-cooperation and all that. I mean, it was obviously 1920s when non-cooperation movement was started, so they took active part in that, many leaders of Akali movement. Now the last thing for today, Satyashodhak Samaj, which is very very important. You might have heard the name of Jyotirao Phule or Jyotiba Phule, one and the same person. If you don't know, please remember Jyotirao Phule and Jyotiba Phule, both are the same person, दो नाम है इसके। So founded by Jyotirao Phule in 1873, दोनों के जो है ईयर भी दिया हुआ है, फाउंडर का नाम दिया हुआ है, प्लीज आप इसको अच्छे से याद करेंगे। किसके लिए किया था कि जो
लोअर कास्ट है और जो लोअर क्लास है, बेसिकली पेजेंट क्लास है, उसको इक्वल राइट्स मिल सके, है ना। तो उसके लिए दे स्टार्टेड इट। उसकी लीडरशिप जो है ऑफ कोर्स किससे आ रही है, मेनली जो है वो लोअर कास्ट और द नॉन प्रॉस्पेरस और गरीब लोग और जो है लोअर क्लास से जो आते हैं वो उनसे आ रही है, जैसे मालीस, तेलीस, कुंभीस, सारीस, डंगर्स, इनसे आ रही है। बैकवर्ड कास्ट एंड बैकवर्ड लोअर क्लासेस उनसे आ रही है। सत्यशोधक समाज का लिटरल मीनिंग है वो सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ द ट्रूथ। ओके, फूले जो है वो खुद माली थे कास्ट से, और उन्होंने जो मूवमेंट था ब्राह्मण, ये नहीं ये भी और भी बहुत सारे मूवमेंट हैं जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने करे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट उनका मॉडर्न हिस्ट्री में रोल रहा है। ही इवन एजुकेटेड हिज ओन वाइफ who was सावित्री बाई फुले, might have heard about her too, है ना। बट ये जो रिफॉर्मर्स हैं कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं, कि आप समझ सकते हैं क्यों, और दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट। एनीवे, डोंट वांट टू कमेंट एनी मोर ऑन दैट। तो जो हमारा मेन स्ट्रीम रिफॉर्म का जो हिस्ट्री है उसमें इनको इंक्लूड करने की बहुत आवश्यकता है। ओके, सो जो गर्ल्स एजुकेशन उन्होंने प्रमोट करी है, बहुत सारे स्कूल्स उन्होंने गर्ल्स के लिए खोले हैं, है ना। इवन ही एजुकेटेड हिज ओन वाइफ, और जो सावित्री बाई फुले हैं वो शी बिकेम द पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन। भाई वो फर्स्ट वुमेन टीचर थी इंडिया की। So it was a proud moment for India when she was there to teach at a girls' school they opened. The first school they opened and was in 1848. यहाँ लिखा है he and his wife started the first school for girls in 1848. So it was actually a very proud moment for us in those times. और उन्होंने जो खोला और उसमें उन्होंने पढ़ाया, she was the first women teacher and she was a pioneer of women education in India. Okay, this is also written here. ही मतलब ऑफ कोर्स ज्योतिराव फुले वो इलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ पूना म्युनिसिपल कमेटी, सिंस उन्होंने बहुत काम किया ये स्कूल्स वगैरह खोलने पे। सो ही वाज आल्सो इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पूना म्युनिसिपल कमेटी। ओके, कब 1876। सब इंपॉर्टेंट है बहुत, इनके बारे में सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वाज अ पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट। उन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट में भी अपना जो है योगदान काफी दिया है। इसके अलावा लास्टली उनके मेजर वर्क्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको याद रखिएगा आप। गुलामगिरी तो सबको ही पता है, मैंने इनमें लिखा है। बाकी ये तृतीय रत्ना, एक्सपोजर ऑफ द पुरानास, देख रहे हैं आप, एक्सपोजर ऑफ द पुरानास, इशारा, अ वार्निंग, लाइफ ऑफ शिवाजी, सार्वजनिक सत्यधर्म एंड गुलामगिरी। तो ये जो इनके 4-5 जो भी वर्क्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, इनको आप प्लीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस तरीके की चीजें आ जाती है। All right, so today's class was all about this, and we are just left with 5-6 more schools, which I think you will get it and you will get the recorded lecture itself. So because I need to rush with this topic, I'm actually done with it almost. So this was it, and rest of the things we'll cover the next lecture. This topic will be over, probably start with a new topic which I'll think of. And I hope you guys understood it and you guys don't have any problem with this, because बहुत सिंपल था और मैंने सिंपल से सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है इन केस, तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तो आप मेरे को वहाँ ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं, अलग से डाउट क्लास भी होगी, या नॉर्मली मैं कोई नेक्स्ट क्लास दे रही हूँ उसमें भी आप पुरानी क्लास का पूछ सकते हैं। या तो मैं आपको तभी बता दूंगी, या फिर मैं आपको बता दूंगी कि भाई आप मुझसे इस टाइम पूछ लीजिए, या फिर आप नेक्स्ट जो मैं डाउट क्लास कंडक्ट करूंगी पूछ लीजिएगा। तो आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे, उसके बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी आपको लग रहा है आई एम बीइंग टू फास्ट और आई एम बीइंग आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो इन इंग्लिश, बिकॉज माय मीडियम हैड ऑलवेज बीन इंग्लिश, तो भी आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए, तो आई डू दैट because I want to keep it bilingual. I don't want to just keep going और आपको समझना है, so it's my responsibility। और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो उसमें मैं पूरा अपना प्रयास ना करूँ, और बच्चों को समझना है। So yeah, so I want it to be interactive, and we will be definitely having wonderful interactive sessions throughout, and you will be preparing for your exam as well. So looking forward to it. Thank you so much. Good luck.